ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज सेकंड क्लास है आपकी लाइव डाउट रिमूवल क्लासेस, राइट। सेकंड क्लास में हमें कुछ क्लास असाइनमेंट के क्वेश्चंस लेने हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो शीट्स में हैं क्वेश्चंस उनको भी डिस्कस करना है। तो पहले की तरह ही करेंगे बच्चों, ठीक है। मैं यस और नो में आपसे जवाब मांगूंगा, आप मुझे यस और नो में जवाब देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ टेंसाइल टेस्ट व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, राइट। देन टेंसाइल स्ट्रेन डैश एज कंपेयर टू द स्ट्रेस। क्या होगा इसका आंसर? आंसर बताओ बच्चों, आंसर क्या होगा इसका? बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अब मुझे दिख रहा है आंसर इसका क्या होगा। सब बच्चे कह रहे हैं बी, इंक्रीज स्लोली। इंक्रीज स्लोली बच्चों इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखो टेंसाइल टेस्ट में इसमें यहाँ पर मुझे दिख रहा है इसमें यहाँ पे एग्जामिनर ने मटेरियल की बात नहीं की है। तो हम ये मान के चलेंगे बच्चों मटेरियल जो है वो डक्टाइल मटेरियल है, पहली बात। तो अगर हम डक्टाइल मटेरियल का माइल्ड स्टील है जैसे, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखें तो बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कहा है कि बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद की बात की गई है, ध्यान से समझना। ये आपका माइल्ड स्टील का डायग्राम होता है। तो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट ये जोन बैठता है बच्चों। तो इस जोन में देखो क्या हो रहा है, इस जोन में आपकी स्ट्रेस क्या हो रही है बताओ। इस जोन में स्ट्रेस हो रही है डिक्रीज। यहाँ से यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज करके देख सकता हूँ। ये जो है ये रीजन, यहाँ स्ट्रेस आपकी हो रही है डिक्रीज, राइट। और स्ट्रेन आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो बच्चों ये जो स्ट्रेस डिक्रीज हो रही है ये बहुत तेजी से हो रही है, राइट। ये बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। सॉरी, स्ट्रेस जो है बच्चों बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेन पूछा है, एक सेकंड क्वेश्चन में पूछा है टेंसाइल स्ट्रेन किसके कंपैरिजन में? स्ट्रेस के कंपैरिजन में। तो सही बिल्कुल बात है, इंक्रीज तो होगी, बिल्कुल सही बात है, ये इंक्रीज तो होगी, बट बहुत तेजी से होगी कि बहुत धीरे होगी बच्चों? बच्चों जो टेंसाइल स्ट्रेन इंक्रीज होगी स्ट्रेस के कंपैरिजन में वो बहुत तेजी से होगी। ये बड़ा शार्प इंक्रीमेंट आता है। यहाँ पर कार्बन की जो स्लिपिंग होती है बहुत तेजी से हो जाती है, राइट। तो इंक्रीज तो होगी, स्लोली वाला नहीं आएगा बच्चों, ये काम नहीं होगा। इंक्रीज होगी मोर क्विकली, इंक्रीज होगी मोर क्विकली। बी आंसर नहीं होगा इसका, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, इंक्रीज होगी एकदम से। स्ट्रेन की बात कर रहा है तो इंक्रीज होगी, ठीक है। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट बहुत तेजी से स्ट्रेन आपकी इंक्रीज होती है। आई थिंक ये आंसर आपको क्लियर है, राइट। आंसर क्लियर है तो बच्चों मुझे बताओ यस और नो, मैं आगे बढ़ूं फिर। रिप्लाई मुझे यस और नो में चाहिए। रिप्लाई मुझे यस और नो में चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का क्या आंसर होगा बताओ बच्चों। क्वेश्चन सेकंड का क्या आंसर होगा? क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ ए सर्टेन स्पेसिमेन मेड ऑफ ए मटीरियल ए अंडर टेंसाइल टेस्ट, कितना? 30%। and the percentage elongation of a specimen with same dimension made of another material 40%,
देन मटीरियल बी इज़ मोर डक्टाइल देन मटीरियल ए। ठीक है बच्चों, बात की गई है सेम डायमेंशन की, बात की गई है सेम डायमेंशन की, तो इलॉन्गेशन किस में हो रहा है ज़्यादा? मटीरियल बी में, मटीरियल ए के कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं मटीरियल बी जो है वो मोर डक्टाइल होगा मटीरियल ए के कंपैरिजन में। तो ए इसका आंसर होगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आपका डिफॉर्मेशन किस में ज़्यादा है? मटीरियल बी में ज़्यादा है मटीरियल ए के कंपैरिजन में। तो वी कैन से मटीरियल बी इज़ मोर डक्टाइल देन मटीरियल ए। क्लियर है? आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। A ductile structure is defined as one for which the plastic deformation before fracture। बताओ बच्चों, पहला ऑप्शन देखो, इज स्मॉलर देन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्या ये होगा? नहीं, बताया था मैंने। वैनिश, वैनिश माने होता है गायब हो जाना, बिल्कुल ना होना, क्या ऐसा होता है? नहीं। इज इक्वल टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, नो। आंसर होगा डी, इज मच लार्जर देन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। आंसर होगा डी, मच लार्जर देन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो डिफॉर्मेशन होता है, जो स्ट्रेन होती है, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा, फिर आपका होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और लास्ट में होता है आपका इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो मच लार्जर देन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर है? आंसर आ रहा है अब मेरे पास, मच लार्जर देन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। आई होप ये आपको आंसर क्लियर है। ठीक है, आपको ये आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, द डक्टिलिटी ऑफ द मटीरियल डैश विद डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ ए स्पेसिमेन अंडर टेंसाइल टेस्ट। बात पकड़ने की क्या हो रही है बच्चों? यहाँ पर क्या कर रही है डक्टिलिटी? परसेंटेज हम किसके डिक्रीज कर रहे हैं? हम डिक्रीज कर रहे हैं परसेंटेज इलोंगेशन। बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? डक्टिलिटी मटेरियल की क्या होगी? आंसर बताइए इसका। सूरज पांडे, मैं अभी क्वेश्चन 1 पे दोबारा आऊंगा, टेंशन मत लो, अभी इसका आंसर बताइए। डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल with decrease in percentage elongation of specimen under tensile test क्या होगी? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी डक्टिलिटी, बिल्कुल सही बात है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब परसेंटेज इलोंगेशन आपकी डिक्रीज करेगी तो डक्टिलिटी क्या हो जाएगी? डक्टिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। ब्रिटलनेस क्या होगी? ब्रिटलनेस हो जाएगी इंक्रीज। स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रेंथ हो जाएगी इंक्रीज, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको ध्यान रखनी है। आंसर आपका होगा बी। बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5th में हमें क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर सिक्वेंस। आंसर बताइए इसका फटाफट, आंसर चाहिए मुझे, आंसर मुझे चाहिए इसका। 5th का क्वेश्चन क्या है बताओ। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। इसको तो समझाने की ज़रूरत है नहीं बच्चों, राइट, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोपोर्शनल लिमिट होगा सबसे पहले, उसके बाद इलास्टिक लिमिट होगी, उसके बाद यील्डिंग होगी और फिर फेलियर होगा। बिल्कुल सही बात है। सीक्वेंस क्या होगा? प्रोपोर्शनल लिमिट होगी पहले, राइट, फिर इलास्टिक लिमिट होगा, फिर आपकी यील्डिंग होगी और लास्ट में आपका, इसके बाद अल्टीमेट भी होगा वैसे तो, और अल्टीमेट के बाद आपका फ्रैक्चर होगा। ये आपका सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आंसर बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का, क्विक, मुझे आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चाहिए। मुझे आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ बच्चों। ठीक है, सही आंसर मुझे मिल रहे हैं। सुधीर सिंह, मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी मैं दोबारा से जब रिपीट करूंगा तब मैं बताऊंगा उसको कैसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। सुधीर सिंह, वो प्रॉपर्टी है परसेंटेज ऑफ कार्बन वाला टॉपिक देखो मेरा, ठीक है। सही आंसर है, बी इज दी राइट आंसर। डेल्टा एल क्या होगा बच्चों? डेल्टा एल होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ही तो डेल्टा एल होता है, डिफॉर्मेशन जिसे कहते हैं हम। वो क्या होगा? पी एल अपॉन ए ई, पी एल बाय ए ई, ये तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। डेल्टा एल क्या होता है? बी, पी एल बाय ए ई। चेंज इन लेंथ ही आपका क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। चेंज इन लेंथ ही हमारा होता है डिफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ बच्चों, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है? हमने देखा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होती है? फेलियर स्ट्रेस डिवाइड बाय क्या होती है? वर्किंग भी कहते हैं, परमिसिबल भी कहते हैं, अलाउएबल भी कहते हैं। अब जो फेलियर स्ट्रेस होती है बच्चों, वो कौन कौन सी होती है? एक होती है यील्डिंग स्ट्रेस, राइट, और एक होती है अल्टीमेट।
ठीक है, तो यहाँ कहीं यील्डिंग स्ट्रेस दी है ऑप्शन में? यहाँ यील्डिंग स्ट्रेस तो दी नहीं है, तो ये जो अल्टीमेट है, ठीक है, ये अल्टीमेट डिवाइड बाय क्या हो जाएगी? परमिसिबल। अल्टीमेट डिवाइड बाय क्या हो जाएगी? परमिसिबल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे पास, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। बच्चों मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्टूडेंट का नाम तो मैं जानता नहीं, उस स्टूडेंट ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं यही डिस्कस करूंगा इन दोनों क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी कैसे होती है? स्ट्रेन जो है वो टेंसर क्वांटिटी कैसे होती है? ध्यान से समझना बच्चों, पहले हमें स्ट्रेस समझना पड़ेगा, स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी कैसे होती है। पहले हम स्ट्रेस को समझेंगे, स्ट्रेस जो है वो टेंसर क्वांटिटी कैसे है। देखो बच्चों, हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी होती है साइंस में। सबसे पहली होती है स्केलर। स्केलर को कहते हैं बच्चों ज़ीरो ऑर्डर टेंसर, इसको कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर टेंसर, राइट। वेक्टर होता है फिर सेकंड, वेक्टर को कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। इसके बाद हमारा आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या स्ट्रेस या स्ट्रेन, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, इनको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर, सेकेंड ऑर्डर टेंसर। अब ये समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। ज़ीरो ऑर्डर टेंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती बच्चों, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन की कोई बात नहीं करती। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर में दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जो सेकेंड ऑर्डर टेंसर है बच्चों, इसका मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी 2 डायरेक्शन हो, डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2। अब ये कैसे होता है, ये पॉसिबल कैसे है? तो अब यहाँ पर बात कर रहे थे वेक्टर जो है इसकी 2 डायरेक्शन कैसे, इसका मतलब समझना हमें कि 2 डायरेक्शन का क्या मतलब होता है। समझो बच्चों, अब देखो स्ट्रेस कैसे टेंसर क्वांटिटी होती है, पहले ये समझो, स्ट्रेन फिर कैसे होती है वो समझ में आ जाएगी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी बॉडी में एक फोर्स लगा हो P, तो एक पॉइंट से पास होने वाले कई प्लेन हो सकते हैं, एक पॉइंट से पास होने वाले कई प्लेन हो सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने ये मान लिया कि ये भी प्लेन जो है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट से 2 प्लेन पास हुए, एक प्लेन मेरा हो गया 1 और एक ये प्लेन हो गया मेरा 2। तो इस प्लेन पे तो हमने देखा था बच्चों स्ट्रेस क्या होती है, ये तो हम देख चुके हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी हम प्लेन चेंज करते हैं तो हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा P डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी P cos थीटा, जब ये एंगल क्या होगा थीटा, क्लियर है, जब ये एंगल क्या होगा थीटा। इसको समझो जो मैं समझा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक कंपोनेंट इस प्लेन पे भी आएगा जो शेयर फोर्स का काम कर रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे P sin थीटा, ठीक। अब बच्चों बात समझने की क्या है कि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ प्लेन को चेंज किया था, मैंने प्लेन को चेंज किया। स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस क्या है फोर्स अपॉन
एरिया, मैंने सिर्फ एरिया चेंज किया। एरिया चेंज करने का मतलब है मैंने प्लेन को चेंज किया। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एरिया चेंज किया था। और जैसे ही मैंने एरिया चेंज किया प्लेन चेंज की वजह से, मेरा जो P है ये भी चेंज हो गया। मतलब मैंने P फोर्स लग रहा है, अब भी बॉडी पे P ही फोर्स है बच्चों। समझने की बात यह है, अब भी बॉडी पे P ही फोर्स है, लेकिन जैसे ही मैंने प्लेन चेंज किया तो मेरा फोर्स भी चेंज हो गया। और फोर्स एक की जगह दो फोर्स आए मेरे पास, एक तो आया नॉर्मल फोर्स और एक आया शेयर फोर्स। तो बच्चा अगर कभी भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें वो दो पैरामीटर पे डिपेंड करती हो, और उन दो पैरामीटर में जब कभी भी एक पैरामीटर को चेंज किया जाए और दूसरी वैल्यू या दूसरा पैरामीटर अपने आप चेंज हो जाए, तो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं बच्चों टेंसर क्वांटिटी। हमेशा याद रखना, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जब कभी भी हम एक चीज़ को चेंज करेंगे तो दूसरी चीज़ अपने आप चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया ए वेक्टर विद हैविंग टू डायरेक्शन। विद हैविंग टू डायरेक्शन का मतलब है कि अगर आपने एक पैरामीटर चेंज किया तो दूसरे पैरामीटर की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो पहले डायरेक्शन फोर्स की ये थी, अब डायरेक्शन क्या हो गई ये, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई और एरिया की डायरेक्शन भी चेंज हुई। पहले एरिया ऐसे था, अब एरिया कैसे, इंक्लाइंड है। तो जब हमने एरिया की डायरेक्शन को चेंज किया, यानी कि एरिया को चेंज किया, तो फोर्स भी चेंज हो गया। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है, स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर जो है वो टू डायरेक्शन लेके बैठा है। आई होप आपको ये क्लियर है कि स्ट्रेस जो है वो टेंसर क्वांटिटी कैसे है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेन की। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है बच्चों कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो हमने कहा स्ट्रेस जो है वो हो जाएगी यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अब मुझे बताओ स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो जब स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, बात समझने की है, तो इसका मतलब स्ट्रेस जो है वो अगर टेंसर है, समझ लेना बच्चों ध्यान से, ये अगर टेंसर है तो इसका मतलब इन दोनों में से एक क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, टेंसर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो बराबर होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये टेंसर क्वांटिटी है और ये इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक क्वांटिटी टेंसर होगी, ये मस्ट कंडीशन है। बात करते हैं यंग मॉडुलस की। यंग मॉडुलस बच्चों प्रॉपर्टी है, यंग मॉडुलस जो है बच्चों प्रॉपर्टी, और ये एक बात याद रखना, प्रॉपर्टी कभी भी टेंसर नहीं हो सकती, ये कभी भी टेंसर क्वांटिटी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, ये टेंसर नहीं हो सकती क्योंकि प्रॉपर्टी है, चेंज ही नहीं होगी। तो जब चेंज नहीं होगी तो टेंसर क्वांटिटी का कहाँ से लॉजिक आ गया? टेंसर क्वांटिटी तो वो होती है जो दो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब स्ट्रेन को टेंसर होना है बच्चों। स्ट्रेन क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। समझ में आ गई बात बच्चों? हाँ या ना बताओ फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूँ। स्ट्रेन क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। ये क्लियर हो गया होगा उस बच्चे को जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रेन टेंसर क्वांटिटी कैसे है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, वेट करो करण शर्मा, मैं आ रहा हूं उस चीज में। ठीक है, देखो अब दूसरा क्वेश्चन बच्चे ने मेरे से क्या पूछा था? दूसरा क्वेश्चन बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर, अब ध्यान से समझना, दूसरा क्वेश्चन जो है जो बच्चे ने मेरे से पूछा था, सेकंड क्वेश्चन, कि सर जब हम यूनी एक्सियल लोडिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पी फोर्स हमारा लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एग्जिस्ट करेगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
क्या यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। अब बच्चा ये कहता है कि सर जब वाई डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन है, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन तो एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट हो रहा है वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट है, डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट इन वाई डायरेक्शन, यही तो मतलब है इसका। तो बच्चे ने ये पूछा कि सर जब वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन है तो यहां पर स्ट्रेस एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि डिफॉर्मेशन अगर है तो स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, स्ट्रेस क्या है इसको समझो पहले। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है इंटरनल रेजिस्टेंस। स्ट्रेस है इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है बच्चों? जो फोर्स को क्या करे? फोर्स को अपोज करे। पहली बात, फोर्स को अपोज करने के लिए फोर्स होना भी तो चाहिए। जब फोर्स ही नहीं है तो किसको अपोज करेगा? तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए, राइट? फोर्स होना चाहिए अपोज करने के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ भी लगेगा यहाँ पर, एक्शन एंड रिएक्शन। जब एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन कहाँ से क्रिएट हो जाएगी बच्चा? वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, वाई भी डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, स्ट्रेस नहीं होगी वाई डायरेक्शन में, जीरो। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तभी क्रिएट होगा जब कोई फोर्स हो उसकी डायरेक्शन में। क्लियर हो रही है बात? डिफॉर्मेशन तो है, अब डिफॉर्मेशन है तो लेटरल स्ट्रेन तो एग्जिस्ट करेगी, पर फोर्स नहीं है तो वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगी, पहली चीज। दूसरा, अगर वाई डायरेक्शन की स्ट्रेन को निकालना है तो फिर हमारा यूज होगा पॉइसन रेशियो। फिर एक प्रॉपर्टी से खेलते हैं हम यहाँ पे, पॉइसन रेशियो की हेल्प से हमें निकलेगी कि वाई डायरेक्शन की जो स्ट्रेन होगी और एक्स डायरेक्शन की जो स्ट्रेन, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए। पॉइसन रेशियो क्या होती है? मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। पॉइसन रेशियो क्या होता है बच्चों? पॉइसन रेशियो जो है वो होता है मटेरियल प्रॉपर्टी। पॉइसन रेशियो जो है वो तो मटेरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना, यहाँ यहाँ डिफॉर्मेशन है पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ अब मैं करण शर्मा आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। आपको पता लग गया, जब वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन एग्जिस्ट कर रही है और वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं है तो क्या यहाँ हुक्स लॉ वैलिड होगा? क्या यहाँ हुक्स लॉ वैलिड होगा? नहीं होगा बच्चों, हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। किसके बराबर करोगे? स्ट्रेन को जीरो के बराबर कर दोगे। यही तो समझाया था उस समय। लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, सब कुछ बताया हुआ है। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। स्ट्रेन जीरो नहीं है, बात को समझो मेरी। आई होप आपको ये क्लियर है। क्लियर है? यस सर नो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, आ जाओ अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो शीट है आपकी उसको समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन
शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 1 क्या है? देखो बच्चों, ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है। ये मान लो लेंथ क्या है मेरी, ये लेंथ है मेरी, ये लेंथ है मेरी L, ठीक है। ये मेरी L लेंथ है सब। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ स्टील इज लोडेड बाय टेंजेंशियल फोर्स ऑन इट्स टॉप सरफेस वाइल द बॉटम सरफेस इज हेल्ड रिजिडिटी। जो आपका बॉटम सरफेस है वो रिजिडली है, यानी कि ये मूव नहीं कर रहा। तो डिफॉर्मेशन पूछा है ब्लॉक में किसकी वजह से होगा। क्या पूछा है? डिफॉर्मेशन पूछा है किसकी वजह से होगा, ठीक है। आंसर ठीक है, सी आंसर होगा इसका। कैसे? देखो बच्चों, एक तो ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है बच्चों? ये है शेयर फोर्स। ये क्या है? ये शेयर फोर्स है बच्चों। शेयर फोर्स की वजह से एक तो क्या होगा, शेयर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, एक होगा आपका शेयर डिफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा, एक मूवमेंट क्रिएट होगा बच्चों इस पे। मूवमेंट क्या होता है? F इंटू एल, ठीक है, F इंटू एल। अब ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से क्या क्रिएट होगी? इसकी वजह से क्रिएट होगी बेंडिंग स्ट्रेसेस। इसकी वजह से क्रिएट होगी बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है ये क्या क्रिएट करेगा? बेंडिंग डिफॉर्मेशन। ये क्या क्रिएट करेगा? बेंडिंग डिफॉर्मेशन, राइट। देखेंगे हम बच्चों ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। कंप्रेशन और टेंशन दोनों रहती है इसमें जब बेंडिंग डिफॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब जो डिफॉर्मेशन होगा बच्चों वो शेयर से भी होगा और बेंडिंग से भी होगा। यहाँ हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? सी आंसर। विवेक दुबे, आपको स्क्रीन देखनी है, मुझे नहीं देखना है। मुझे देख के क्या करोगे? विवेक दुबे, बेंडिंग में बताऊंगा ये बेंडिंग कैसे होगा, ब्लॉक कर दूंगा उठा के। बेंडिंग का टॉपिक है ये, ठीक है। बेंडिंग की वजह से बेंडिंग डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब ये बेंडिंग स्ट्रेसेस में देखेंगे कि कैसे होता है बेंडिंग डिफॉर्मेशन। दोनों होती है इसमें, इसमें टेंशन भी होती है और इसमें कंप्रेशन भी होता है, ठीक है। बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर सीक्वेंस। देख चुके हैं तो। सबसे पहले है प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर क्या है इसके बाद इलास्टिक लिमिट, इसके बाद क्या है यील्डिंग, इसके बाद क्या होगी अल्टीमेट, और आखिरी में क्या होगी बच्चों फ्रैक्चर। आखिरी में होगा फ्रैक्चर। ये सीक्वेंस होगा, ये आपका सीक्वेंस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अभी पीछे भी आया था क्वेश्चन, तो आगे कुछ ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश की है। आगे मूव करते हैं, ठीक है। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। हुक्स लॉ जो होता है वो कहाँ तक सही होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ बच्चों। आंसर गलत आ रहा है मेरे पास। आंसर बी होगा बच्चों। मैंने क्या बताया था आपको? हुक्स लॉ जो वैलिड होता है, हुक्स लॉ जो वैलिड होता है वो कहाँ तक होता है?
ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो क्या ये ऑप्शन में है? ये तो ऑप्शन में नहीं है, नॉट गिवन इन द ऑप्शन, राइट। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलास्टिक लिमिट, आंसर हो जाएगा इलास्टिक लिमिट। आंसर क्या होगा? इलास्टिक लिमिट, बिल्कुल सही आंसर होगा इलास्टिक लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। बताओ क्वेश्चन, बताओ ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट स्ट्रेस अ मटीरियल कैन विदस्टैंड विदाउट एनी मेजरेबल परमानेंट स्ट्रेन। इंपॉर्टेंट है परमानेंट स्ट्रेन, कोई भी परमानेंट स्ट्रेन इसमें मेजर नहीं की है। कब? जब हम रिलीज कर देते हैं लोड को। क्या होगा इसका आंसर? बताओ, आंसर बताओ बच्चों। क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी, इलास्टिक लिमिट। बताया था इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जिस पे अगर हम फोर्स को हटा दें तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में रीगेन हो जाती है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस रहती है उसको हम लार्जेस्ट स्ट्रेस कहते हैं, कि इतनी स्ट्रेस के बाद अगर हम मटेरियल से फोर्स हटा दें तो आपकी जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी? रीगेन हो जाएगी। तो उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। जब परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा तो कोई परमानेंट स्ट्रेन नहीं रहेगी। इसका मतलब ये बात कर रहा है इलास्टिक लिमिट की, ये बात कर रहा है इलास्टिक लिमिट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताओ बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 5। In a tensile test of mild steel specimen, the breaking stress as compared to the ultimate stress, the breaking stress as compared to the ultimate stress। बताओ बच्चों इसका क्या होगा आंसर? क्या होनी चाहिए? आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। कैसे? अरे सब आंसर बताए हुए हैं, सोचो थोड़ा सा। बच्चे आंसर मुझे दे रहे हैं। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा? कुछ इस तरीके का। ये आपकी अल्टीमेट है, ये आपकी ब्रेकिंग है। बताओ ब्रेकिंग स्ट्रेस ज़्यादा है कम है अल्टीमेट से? हाँ, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा है कम है अल्टीमेट से? ब्रेकिंग स्ट्रेस कम है। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है आपकी क्या रहती है? लेस रहती है एज कंपेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेस। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अभी देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। जो इस क्लास को अटेंड नहीं करेगा उसका नुकसान हो जाएगा। वैसे तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, क्या नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का बताओ आंसर क्या होगा? यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मैंने कैसे बताया था? स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है? नहीं, काट दो।
स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। स्ट्रेस और फोर्स की यूनिट अलग अलग होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, स्ट्रेस की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी काट दो, ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही आंसर है, सही जवाब है बिल्कुल, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें। बताओ जरा इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कभी किसी का चेंज हो सकता है? नहीं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है बच्चों? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कभी चेंज होती है? कभी चेंज नहीं होती, नेवर चेंज। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बताओ इसका आंसर बताओ। अब आप आंसर बताओगे फिर मैं मूव करूंगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले मैं। ए टेस्ट स्पेसिमेन इज स्ट्रेस्ड स्लाइटली बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, देन अनलोडेड, इट्स यील्ड स्ट्रेंथ विल। बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों। ये क्वेश्चन अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी यील्ड स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो अब मैं समझा रहा हूँ आपको क्या होता है। देखो क्या होता है बच्चों कि स्ट्रेस, ये स्ट्रेस हो गई और ये स्ट्रेन हो गया। मान लो हमारी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो ये है, ठीक है। माइल्ड स्टील का डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा माइल्ड स्टील का डायग्राम है। अब मैंने कहा कि बियॉन्ड यील्ड पॉइंट, बियॉन्ड यील्ड पॉइंट, तो जब यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड हम लोड लगाएंगे और फिर उसको हटाएंगे तो क्या होगा? क्या ये वही लाइन बनेगी? नहीं। मैंने आपको बताया था कि एक लाइन और शुरू हो जाती है इसके साइड से, क्योंकि इसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। यहाँ क्या होगी? परमानेंट स्ट्रेन आएगी, जो मैंने बताया था 0.002 रहती है, राइट। ये मैंने आपको बताया था। अब समझो, अब क्या हुआ कि जब आपने फोर्स यहाँ हटाया तो पॉइंट कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो इसका मतलब ये तो परमानेंट स्ट्रेन आ चुका है, ये तो ज़ीरो नहीं होगा। तो अब जब आप दोबारा लोड लगाओगे तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बच्चों यहाँ से शुरू होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपका यहाँ से शुरू होगा और इस तरह से मूव करेगा। फिर आपकी परमानेंट स्ट्रेन आएगी इतनी, फिर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहाँ से शुरू होगा जब दोबारा से लोड लगाओगे। तो डायग्राम ऐसे बनेगा, डायग्राम जो है आपका वो बनेगा ऐसे। अब इसको समझो, देखो क्या हो रहा है, इसको समझो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो अब देखो, पहले यील्ड पॉइंट कहाँ था? पहले मेरा यील्ड पॉइंट यहाँ था, मान लो ये मेरा 1 था। अब दूसरा यील्ड पॉइंट कहाँ गया? यील्ड पॉइंट अब पहुँच गया यहाँ पे 2 पे। अब तीसरा यील्ड पॉइंट यहाँ आ गया। तो क्या हो रहा है? यील्ड पॉइंट के साथ क्या हो रहा है बच्चों? यील्ड पॉइंट की स्ट्रेंथ जो होती है वो घट रही है। यील्ड पॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो घट रही है। पहले यील्ड पॉइंट ऊपर मिला, फिर यील्ड पॉइंट नीचे मिला, फिर यील्ड पॉइंट और नीचे मिला, फिर ये स्ट्रेन आ गया, परमानेंट स्ट्रेन आ गया इसका इतना। अगर अब बनाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है, तो ध्यान से समझो इस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, यील्ड स्ट्रेंथ इस केस में, यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज कर जाएगी। यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगी बच्चों। ये क्वेश्चन समझ में आया? यील्ड स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। यील्ड स्ट्रेंथ हमेशा डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, यील्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ए। यील्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्या ये मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है, क्या ये मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है? नहीं बच्चों, ये फटीग लोडिंग का केस है। ये जो है फटीग लोडिंग का केस है। फटीग लोडिंग मैंने आपको पढ़ाई नहीं। फटीग लोडिंग क्या होती है, देखो बच्चों, फटीग लोडिंग जो है वो होती है वेरिएबल लोडिंग। ये हमेशा होती है क्या, वेरिएबल लोडिंग। और वेरिएबल लोडिंग में याद रखना बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझना, वेरिएबल लोडिंग में हमेशा जो यील्ड पॉइंट होता है वो हमेशा कम आता है, ध्यान रखना। यील्ड पॉइंट जो होगा, क्या, यील्ड पॉइंट, जो भी यील्ड पॉइंट होगा वो आपका रहेगा लेस, वो होगा लेस, मोर नहीं होगा। क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये जो यील्ड पॉइंट होता है ये डिक्रीज कर जाता है फटीग लोडिंग के केस में। फटीग लोडिंग के केस में यील्ड पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा जैसे मान लो आपके पास एक वायर है, इस वायर को आपको ब्रेक करना है। सपोज मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इस वायर को आपको ब्रेक करना है। तो आपने कभी ऐसा किया है कि जो ब्रेक किया है इसमें दोनों तरफ फोर्स लगा के किया है? हम क्या करते हैं, वायर को, हम वायर को ऊपर नीचे बेंड करते हैं। हम वायर को क्या करते हैं, पहले एक बार कैसे तोड़ेंगे इसको, अगर इसको आसानी से तोड़ना है तो कैसे करते हैं बताओ? कभी तोड़ा है स्टील का वायर? जो छोटे छोटे तार आते हैं कैसे टूटते हैं वो, कि एक बार हमने वायर को कैसे बेंड किया, एक बार हमने तार को ऐसे बेंड किया, दूसरी बार तार को कैसे बेंड किया, ऐसे बेंड किया। और ये साइकिल हम चलाते रहते हैं, ये जो साइकिल होती है हम ये चलाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, शार्प एज आता है। तो जब शार्प एज आता है इस पॉइंट पे, जब आप बेंड करोगे तो ये केस हो जाता है फटीग लोडिंग का, ये केस हो जाता है फटीग लोडिंग का। फटीग लोडिंग के केस में वेरिएबल लोड होता है। एक तरफ हमने क्या करा, देखो एक ही एज पे दो तरीके के स्ट्रेस आएगी। जब पहले ये बेंड होगा, इसको ऐसे समझो, ठीक है, ध्यान से समझेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो कैसे होगा, है ना। इसको समझ लो कि वेरिएबल लोडिंग में यील्ड पॉइंट कैसे कम रहता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो आपका एक ये वायर है, आपने ये बेंड किया पहले ऊपर की तरफ, आपने बेंड किया ये ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, बाहर की तरफ क्या रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा खिंचाव, यानी कि ये रहेगी टेंसाइल टेस्ट, यानी ये टेंसाइल स्ट्रेस रहेगी। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा टेंसाइल स्ट्रेस। अंदर क्या है, अंदर जो है फाइबर एक दूसरे के अंदर जाएंगे, तो ये होगा ही कॉम्प्रेसिव, यानी कि नेगेटिव। फिर क्या हुआ, दूसरी साइकिल शुरू होगी, अब नीचे को बेंड होगा, अब जो बेंडिंग होगी वो नीचे को होगी। अब जिन फाइबर पे पहले टेंसाइल आ रही थी अब उन पे आ जाएगी कॉम्प्रेसिव, उन पे हो जाएगी कॉम्प्रेसिव। और बाहर क्या रहेगी, बाहर रहेगी टेंसाइल।
ये रहेगी पॉजिटिव, राइट, ये रहेगी कॉम्प्रेसिव। तो बच्चों अब ध्यान से सुनो कि अगर मेरा 1 पॉइंट यहाँ था और 2 पॉइंट यहाँ था, तो ये 1 पॉइंट जो है वो अब भी तो यहीं रहेगा और 2 पॉइंट अब भी यहीं रहेगा, ठीक है। बिल्कुल बात सही है आपकी, लोड चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। तो पहले पॉइंट पे क्या हो रहा है बताओ, पहले इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक बार टेंसाइल है और फिर इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक बार कॉम्प्रेसिव है, यानी कि एक ही पॉइंट पे दो दो स्ट्रेस आ रही है, वेरिएबल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका डिफॉर्मेशन का जो रेट होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा। टेंसाइल में ज़्यादा होगा, कॉम्प्रेसिव में कम होगा, क्योंकि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरली ज़्यादा रहती है मटेरियल की। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो टोटल यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज कर जाती है, तो आपका आंसर होगा लेस। फटीग लोडिंग में हमेशा क्या होता है, फटीग लोडिंग में आपकी हमेशा यील्ड पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए स्टूडेंट, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो छुपा है इस बात में, वो छुपा है इस बात में, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग में इस बात का छुपा हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताएं स्टूडेंट क्या होगा इसका, स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग मैंने आपको बताया था, स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है, ठीक है, आंसर आ रहा है मेरे पास, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है। स्ट्रेन हार्डनिंग की सबसे अच्छी बात है, हमें एक बात मालूम होती है कि इसमें स्ट्रेस भी बढ़ती है और स्ट्रेन भी बढ़ता है। इसमें स्ट्रेस भी बढ़ती है और स्ट्रेन भी बढ़ता है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग जो है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। ये रीज़न है हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग का। ये रीज़न क्या है, ये रीज़न है स्ट्रेन हार्डनिंग का। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक लाइन मिल रही है मेरे को इस तरीके की, तो अब लाइन देखो कहाँ पर है खड़ी हुई, क्या इसमें है, नहीं, क्योंकि ये रीज़न है इलास्टिक लिमिट तक, इसका तो स्ट्रेन हार्डनिंग से मतलब ही नहीं है, ये तो आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। ये हो नहीं सकता कांस्टेंट, ये भी नहीं हो सकता, ये मिल रहा है मुझे स्ट्रेन हार्डनिंग, मुझे ये मिल रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, मुझे तो इस जोन को मैच कराना है ना, तो ये जो है वो बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताओ ये क्वेश्चन, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है बच्चों, बताओ इसका क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आया है, ईयर मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है, ईयर मुझे मालूम नहीं है।
देखो बच्चों, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बताया था कि जब परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज़ कराएंगे तो क्या क्या होगा। जब परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज़ कराएंगे तो पहला पॉइंट क्या होगा कि जो ब्रिटलनेस है, ब्रिटलनेस ये हमारी बढ़ जाएगी। दूसरा, हार्डनेस ये हमारी बढ़ जाएगी। और हार्डनेस अगर बढ़ रही है तो जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो पहला तो करेक्ट है कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज विद कार्बन कंटेंट, बिल्कुल बात सही है। बात आते हैं दूसरे पॉइंट पे, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इंक्रीज विद कार्बन कंटेंट। नो, यंग मॉडुलस प्रॉपर्टी है, यंग मॉडुलस प्रॉपर्टी है, कार्बन कंटेंट से इसका कोई मतलब नहीं है। कार्बन कंटेंट जो है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, इट्स अ प्रॉपर्टी, ये चेंज नहीं होगी। सेकंड तो होगा नहीं। थर्ड को चेक करते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील रिमेन्स अनचेंज विद वेरिएशन ऑफ कार्बन कंटेंट। ये तो वही बात कह दी जो मैं कह रहा था। तो तीसरा ठीक हो गया। तो पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी हो जाएगा मेरा बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ क्लास में, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। यंग मॉडुलस मैंने आपको बताया भी था, कार्बन परसेंटेज में स्लोप सेम रहती है, यंग मॉडुलस चेंज नहीं होगा। ठीक है, यील्ड पॉइंट बढ़ जाता है इस केस में, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, टफनेस कम हो जाती है, डक्टिलिटी कम हो जाती है, सब बताया था। लेक्चर को बार बार देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फिर इसके बाद मैं ब्रेक लूँगा 15 क्वेश्चन करवाने के बाद। ब्रेक के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखेंगे, वो जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो अब क्या है। इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ज़ीरो, मटीरियल क्या होगा? बताओ बताओ, मटीरियल क्या होगा? बताओ क्या होगा मटीरियल? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़ीरो का मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़ीरो का मतलब क्या है? ये इस लाइन को फॉलो करेगा। यहाँ होगा ई की वैल्यू ज़ीरो और यहाँ होगा ई की वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, अब ये जो है देखो ध्यान, ई की वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू यहाँ ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि क्या है ये होती है स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, यही तो होता है। तो क्वेश्चन में दिया है ज़ीरो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्लोप हो जाएगी ज़ीरो, और जब स्लोप हो जाएगी ज़ीरो तो कौन सी लाइन को फॉलो करेगा? इस लाइन को फॉलो करेगा ना। और ये ई की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब ई की वैल्यू ज़ीरो होगा तो ये तो क्या होगा? ये तो परफेक्टली प्लास्टिक हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक मटेरियल हो जाएगा। ये तो प्लास्टिक मटेरियल है, ये तो प्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है, यहाँ क्या होगा? प्लास्टिक मटेरियल, प्योरली प्लास्टिक मटेरियल, प्योरली प्लास्टिक मटेरियल, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक, क्योंकि इसमें स्ट्रेन ही रहेगी, स्ट्रेस तो है नहीं। प्लास्टिक मटेरियल कैसा है? स्ट्रेस तो है नहीं, स्ट्रेस है नहीं तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं तो डिफॉर्मेशन को रोक नहीं पा रहे हैं, तो स्ट्रेन आ जाएगी मैक्सिमम। इस केस में स्ट्रेन क्या हो जाएगी? जब हमारी ई की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो, तब स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन होगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम स्ट्रेन का मतलब है प्लास्टिक मटेरियल, मैक्सिमम स्ट्रेन का मतलब है प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, इलास्टिक नहीं होगा, रिजिड तो होगा नहीं। अच्छा हाँ, अगर ई मैक्सिमम होगा तो क्या होगा? तब होगा रिजिड, परफेक्टली रिजिड।
ठीक है, तब होगा परफेक्टली रिजिड। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? PL बाय AE। ठीक है, डेल्टा एल क्या हो जाएगा? PL बाय AE। अच्छा, पूछा क्या है? कंप्रेसिव पूछा है, टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों दोनों है ना ये दोनों। ठीक है, चेंज इन लेंथ क्या होती है? चेंज इन लेंथ होती है PL अपॉन AE। अगर P क्या होगा? पॉजिटिव, तो डेल्टा एल क्या होगा आपकी? डेल्टा एल क्या हो जाएगा? ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब P क्या होगा? नेगेटिव, तब डेल्टा एल भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पर फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला तो ये रहेगा PL अपॉन AE। फॉर्मूला तो यही रहेगा PL अपॉन AE। फॉर्मूला यही रहेगा PL बाय AE। यही आंसर होगा आपका PL बाय AE। ठीक है, ठीक है बच्चों, आंसर आ रहे हैं मेरे पास? ठीक आंसर है, ठीक आंसर है, आंसर मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, आंसर मेरे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए जरा। 2 बार्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स एंड सेम साइज आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स। क्या है? मैंने बताया था कि फोर्स क्या होगा, क्या अगर फोर्स क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, और साइज अगर सेम है तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये अगर सेम हो गया तो ये भी सेम हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा? ये भी सेम होगा। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या बताता है? हुक्स लॉ होता है आपका स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस बराबर क्या होता है? स्ट्रेन इनटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जब ये आपका सेम है तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ई के। होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ई के। इसका मतलब जो आपका स्ट्रेन का रेशो होगा वो यंग मॉडुलस के अपोजिट होगा जस्ट। यानी कि हम कह सकते हैं एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 2 होगा E2 डिवाइड बाय E1। ठीक है, तो ये 2/5 दिया हुआ है, इलॉन्गेशन रेशो है। अब स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन किसको बताती है? बेसिकली इलॉन्गेशन को ही तो बताती है, इलॉन्गेशन को ही तो बताती है। तो इलॉन्गेशन रेशो क्या दिया हुआ है? E2 डिवाइड बाय E1 क्या हो जाएगा? कितना दे रखा है? ये दे रखा है 2/5, लेकिन हमें तो पूछा है E1 डिवाइड बाय E2, ये हो जाएगा 5/2। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 5:2। ठीक है, 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर इसके बाद हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे बच्चों, और फिर बाद नेक्स्ट 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपको कुछ अगर टाइम थोड़ा सा बचता है नेक्स्ट आवर्स में तो मैं आपको 1-2 कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, जो क्लास में थोड़े से मिस हो गए हैं, जो मुझे बताने चाहिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे 5 से 10 मिनट चाहिए होंगे, तो मैं यहीं डिस्कस करूंगा आपसे वो। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ टेंसाइल टेस्ट नियर द इलास्टिक लिमिट जोन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया है 2009 में। 2009 का क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज के। आंसर बताएं इसका क्या होगा? आंसर बताएं इसका क्या होगा?
नियर द इलास्टिक लिमिट जोन क्या होता है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे पास, बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। नियर दी इलास्टिक लिमिट जोन क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, ये है हमारा इलास्टिक जोन, नियर द इलास्टिक जोन। तो यहाँ पर ये जो काम हो रहा है ये इलास्टिक जोन के पास ही तो है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखो क्या हो रहा है, स्ट्रेस जो है मेरी वो डिक्रीज़ कर गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा काम नियर दी, ये काम हो गया हमारा नियर दी इलास्टिक लिमिट जोन। अब ये बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होगी, ये जो है ये बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ये बहुत शार्प होता है पॉइंट। ये तो मैंने बड़ा करके दिखा दिया है, ये बहुत फास्ट रेट से डिक्रीज़ होगी। ये जो होता है बहुत फास्ट रेट से क्या होगी, डिक्रीज़ होगी बच्चों, बहुत फास्ट रेट से। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस डिक्रीज एट अ फास्टर रेट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये नहीं हुआ, लीनियर प्रोपोर्शन नहीं होगा। लीनियर प्रोपोर्शन इसलिए होगा, ये तो हुक्स, ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो है नहीं, तो यहाँ हुक्स लॉ वैलिड ही नहीं करेगा। हुक्स लॉ इज़ नॉट वैलिड, यहाँ पे आपका हुक्स लॉ वैलिड नहीं करेगा। यहाँ हम कह सकते हैं हुक्स लॉ इज़ नॉट वैलिड हेयर। तो इसलिए ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। संदीप मौर्य समझ नहीं आया? नियर द इलास्टिक लिमिट जोन, ये जोन नहीं देखेंगे हम, ध्यान रखना बच्चों। नियर द इलास्टिक लिमिट जोन में क्या होता है प्रैक्टिकली, जब भी इलास्टिक लिमिट जोन की बात करेगा तो हम इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं रहेंगे, हम यहाँ की बात करेंगे। ये है आपका नियर द इलास्टिक लिमिट जोन। नियर द इलास्टिक लिमिट जोन एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको इसका फिजिकल चेंज बताता हूँ। क्या होता है कि जो नियर द इलास्टिक लिमिट जोन होता है, नियर द इलास्टिक लिमिट जोन क्या होता है, नियर द इलास्टिक लिमिट जोन में ही क्या हो जाती है, स्लीपिंग होनी शुरू हो जाती है। स्लीपिंग हो जाती है, स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटॉम यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके बाद से स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटॉम्स स्टार्ट्स, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं नियर द इलास्टिक लिमिट जोन, तो ये भी है कि ये यील्ड पॉइंट के पास वाला जोन भी होता है, यील्डिंग के पास वाला भी होता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज़ नियर अबाउट द यील्डिंग जोन, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से स्लीपिंग हो जाती है कार्बन एटम की स्टार्ट। ठीक है, क्यों होती है मैंने बताया था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है दो एटम्स के बीच में, बताया था मैंने। ठीक है, तो नियर द इलास्टिक लिमिट जोन जो होता है बच्चों, वो यील्डिंग वाली बात है। अच्छा, पीछे की बात क्यों नहीं करेंगे, पीछे की बात क्यों नहीं करेंगे, ये भी तो नियर द इलास्टिक लिमिट जोन है, ये भी तो नियर द इलास्टिक लिमिट जोन है, ये वाला एरिया। इसकी बात क्यों नहीं करी, क्योंकि बच्चों आप जब फोर्स लगाते हो ना, तो ये फोर्स लगाने के बाद ये पॉइंट एक बार अचीव कर लिया आपने, और एक बार जब आप परमानेंट डिफॉर्मेशन पे आ गए तो आप वापस नहीं जा सकते इसी स्लोप से, फिर आप जाओगे ऐसे। इसलिए इसकी बात नहीं की जाती, क्योंकि पूरी स्लोप ही यहाँ पर चेंज होती है। ये जोन तो इलास्टिक प्लास्टिक जोन है, बिल्कुल नियर द इलास्टिक जोन जो होता है बच्चों, वो इलास्टिक प्लास्टिक जोन ही होता है। यहाँ ये मान के चलते हैं प्रैक्टिकली कि ये काम जो है यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ये काम हम मानते हैं कि यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है? बताओ हाँ या ना। बच्चों ये समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये आंसर नहीं मिल रहा मेरे को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब हम, ठीक है, यहाँ पर अब आपका जो नेक्स्ट है वो 1B शुरू करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कैल्सी लेके साथ में बैठना, कैल्सी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, अब हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। 10 मिनट का ब्रेक लेंगे बच्चों। ठीक है, शार्प 10:20 पे हम मिलेंगे, 7:20 पे, सॉरी, शार्प 7:20 पे आप आ जाना। इस समय क्या हो रहा है? इस समय आपका 7:10 हो रहा है। ठीक है, तो आप आएंगे अब 7:20 पे। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं बच्चों। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, स्टील बार ई की वैल्यू दी हुई है आपको। ई की वैल्यू गिवन है। ए स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ is subjected to a tensile load of 10,000 kgf. The resulting elongation in the bar due to applied load is closer to. आंसर क्या होगा बच्चों इसका? ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये। क्वेश्चन में देखो, पहले सबसे पहले क्या है, गिवन देख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? गिवन क्या क्या है? गिवन है यंग मॉडुलस, कितना है ये है 2 × 10⁶ kgf डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमें पता है कितना है, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ आपको पता है, लेंथ कितनी है, एल कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, टेंसाइल लोड गिवन है आपको। टेंसाइल लोड पी की वैल्यू दे रखी है हमारी 10,000 kgf। ठीक है, पूछा क्या है? पूछा है रिजल्टेड इलॉन्गेशन। रिजल्टेड इलॉन्गेशन क्या होता है बच्चों? डेल्टा एल बराबर क्या होगा, पी एल अपॉन ए ई, राइट, पी एल अपॉन ए ई। ये यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल बराबर क्या है हमारा, पी कितना है, पी है 10,000, एल कितना है 30, राइट, एरिया कितना है 75 और ई कितना है 2 × 10⁶। यूनिट क्या बैलेंस हो रही है? यूनिट देखो क्या आ रही है, ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर से तो एक स्क्वायर कट गया। ये किस में है, ये kgf में है, और ये किस में है, ये kgf डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर में है। kgf से kgf कैंसिल हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर चला गया, तो यूनिट क्या आ रही है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये बचा था, ये कट गया,
तो इसका मतलब ये आ रही है 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो भी आंसर आएगा हमारा वो सेंटीमीटर में है फिलहाल। यानी कि डेल्टा एल बराबर क्या है कि हमने कहा ये 10,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 75 इंटू 2 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर में है ये। अब काटो इसे, 2 से कितना काटेगा 15, ये कितना काटेगा 5, ठीक है। ये कितना काटेगा, ये काटेगा 100, सॉरी 100 नहीं, ये कितना होगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 100। तो ये पूरी वैल्यू कितनी बची 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, यही तो वैल्यू बची। और 1/5 क्या होता है बच्चों, 1/5 इंटू 1/100 लिख सकते हैं ना इसको। 1/5 क्या होता है 0.2 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 10⁻⁻2 इतने सेंटीमीटर। तो जो डेल्टा एल आया हमारे पास, जो डेल्टा एल आया हमारे पास बच्चों, वो डेल्टा एल क्या आएगा, जो डेल्टा एल आया हमारे पास बताओ कितना आएगा। डेल्टा एल आया हमारे पास 0.2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। अब हमें आंसर दे रखा है mm में, हमें जो आंसर दिया हुआ है बच्चों वो तो mm में दिया हुआ है। तो बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर कितने mm के होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm के। तो 0.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10 यानी कि 0.2 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि आंसर आ जाएगा 0.02 mm। ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये जो हमारा आंसर है ये कट जाएगा, आंसर हमारा ये नहीं होगा, आंसर सी है इसका, पर ऑप्शन होगा 0.02 mm। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी गड़बड़ है या ऑप्शन गलत दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी गड़बड़ है या ऑप्शन गलत दिया हुआ है। आंसर 0.2 सेंटीमीटर नहीं आएगा बच्चों, 0.02 mm आएगा, 0.02 mm आंसर होगा 0.02 mm। ठीक है, ठीक है, सही आ रहा है सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी आंसर आपका गलत है, 10⁻17 न्यूटन होगा ये होगा 10⁻17 न्यूटन, ये ऑप्शन गलत है। इसका सोल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ए स्टील बार यंग मॉडल्स दिया हुआ है ऑफ सेक्शनल एरिया 5 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितनी हो रही है लेंथ, इज टू बी एक्सटेंडेड। एक सेकेंड बच्चों, मैं आंसर बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 10⁵ भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा आंसर होगा, ठीक है। गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। गिवन कितना है, यंग मॉडल्स कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵, इसे ब्रेक कर लो, ये 10�6 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेगा पास्कल। तो जो E है ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। पहली बात, एरिया कितना है, एरिया ए जो है वो है 5 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर। हमें किस में चाहिए होता है, mm में, तो इसको चेंज करेंगे। mm कितना आ जाएगा बताओ, 1 मीटर में कितने mm, 1000, यानी कि हो जाएगा 10⁶ mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10⁻11 mm स्क्वायर। एरिया हमारे पास इतना आ गया। पूछा क्या है, लेंथ कितनी हो जा रही है बच्चों, जब एक्सटेंड हो रहा है तो डबल हो जा रही है, जस्ट लेंथ कितनी हो जा रही है डबल। इसका मतलब L1 कितनी थी, L2 कितनी है 2L, तो डिफॉर्मेशन कितना आया
2L माइनस एल कितना आया, L। डिफॉर्मेशन कितना आया, 2L माइनस एल, L। पूछा क्या है, कहता है कि द टू एंड्स ऑफ द वायर शुड बी पुल्ड बाय फोर्स ऑफ कितने न्यूटन। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये है बेसिकली, अब क्वेश्चन को ऐसे ही है कि ये है एक वायर है, इसमें हमने एक पुल फोर्स लगाया है। कहता है कि जब इसमें डिफॉर्मेशन L लेंथ का हो तो ये फोर्स कितना होना चाहिए, कब, जब इसका एरिया इतना है और यंग मॉडुलस इतना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं अब क्या आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि हम जानते हैं कि जो डिफॉर्मेशन होता है डेल्टा एल, वो क्या होता है बच्चों, होता है PL अपॉन AE, ठीक है। तो डेल्टा एल कितना आया बताओ, हमें पता है डेल्टा एल कितना आया, डेल्टा एल है लेंथ के बराबर, तो ये वैल्यू आ गई लेंथ के बराबर, ये हो गया PL बाय AE। लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो गया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, A इंटू E आ गई। P की वैल्यू कितनी आ गई, A इंटू E, तो P कितना है बताओ, एरिया कितना था, 5 इंटू 10⁻11 mm², ये एरिया था। और यंग मॉडुलस कितना था, 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। मेगा पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, मेगा पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर mm²। तो ये mm² से तो ये m² कट गया, तो बचा क्या, न्यूटन। तो जो मेरा P फोर्स है वो कितना आ गया, P फोर्स होगा 5 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू 10⁵, यानी कि 5 और 2 कितना हो जाएगा 10, यह आ जाएगा 10⁻11 10⁵, कितना आंसर आ गया 10⁻17 न्यूटन। P जो होगा वो क्या होगा 10⁻17 न्यूटन, आंसर होगा 10⁻17 न्यूटन, आंसर होगा 10⁻17 न्यूटन, आंसर होगा 10⁻17 न्यूटन। ए ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन जो था वो गलत लिखा हुआ था इसमें, ठीक है। आंसर हो जाएगा 10⁻17 न्यूटन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया है गेट 2008, क्वेश्चन है गेट 2008 का, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन था, गेट में आया था जो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखो, कहता है 2 आइडेंटिकल सर्कुलर रॉड ऑफ सेम डायमीटर सेम लेंथ, ठीक है, सब्जेक्टेड टू सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेल फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेल फोर्स, यानी कि मान लो एक तो क्या है कि मान लो एक ये है आपकी, ये सर्कुलर रॉड है, ठीक है, यहाँ हमने सेम टेन फोर्स लगा दिया, ठीक है। और एक दूसरी है, ठीक है, यहाँ हमने दूसरा फोर्स लगा दिया। लेंथ क्या है, लेंथ भी सेम है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी लेंथ सेम है, एरिया सेम है, ये एरिया है, ये एरिया है हमारा, ठीक है। कहता है 1 रॉड ऑफ इज़ मेड ऑफ माइल्ड स्टील, ये मान लो माइल्ड स्टील की है, और दूसरा है इसका यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है, ई ऑफ माइल्ड स्टील कितना दिया हुआ है 206 गीगा पास्कल। अदर मेड ऑफ कास्ट आयरन, ये बच्चों कास्ट आयरन की है, ये जो है कास्ट आयरन की है।
इसका यंग मॉडुलस कितना है कास्ट आयरन का, ये दिया हुआ है 100 गीगापास्कल। कितना दिया हुआ है 100 गीगापास्कल। कहता है अज्यूम बोथ द मटेरियल्स टू बी होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस है ना, आइसोट्रॉपिक। द एक्सियल फोर्स कॉज द सेम अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेस इन बोथ रॉड, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेस जो होगी वो दोनों सेम होगी क्योंकि यहाँ फोर्स और जो एरिया है वो बराबर है, तो स्ट्रेस जो होगी वो माइल्ड स्टील की वो बराबर हो जाएगी स्ट्रेस ऑफ कास्ट आयरन। ठीक, बात समझ में आ गई। स्ट्रेस डेवलप्ड आर विद इन दी प्रोपोर्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो स्ट्रेस डेवलप्ड है वो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ द रिस्पेक्टिव मटेरियल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। पहला, बोथ रॉड्स इलोंगेट बाय सेम अमाउंट। दूसरा, माइल्ड स्टील रॉड इलोंगेट्स मोर देन द कास्ट आयरन। तीसरा, कास्ट आयरन रॉड्स इलोंगेट मोर देन द माइल्ड स्टील। इंजीनियर विकी आपका सही आंसर है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। बताऊंगा कैसे होगा। डी क्या है, एज दी स्ट्रेसेस आर इक्वल स्ट्रेन आर इक्वल इन बोथ दी एंड्स। ठीक है, क्या ऐसा होगा? डी ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यंग मॉडुलस सेम नहीं है, यंग मॉडुलस डिफरेंट है, ये यंग मॉडुलस कुछ और है, ये यंग मॉडुलस कुछ और है। तो अगर स्ट्रेस सेम रही तो यंग मॉडुलस का जो रेशो होगा वो क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्ट्रेन के। तो ये तो होगा नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। पहले ऑप्शन पे देखते हैं, बोथ रॉड्स इलोंगेट बाय सेम अमाउंट, बिल्कुल नहीं होगा जब स्ट्रेन डिफरेंट होगी, राइट। तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन भी तो डिफरेंट ही होगा। डिफॉर्मेशन क्या होगा, ये भी डिफरेंट होगा, ये तो नहीं होगा। ए कट गया, डी कट गया। माइल्ड स्टील रॉड इलोंगेट्स मोर देन कास्ट आयरन, जनरली बच्चे इसका आंसर देते हैं माइल्ड स्टील रॉड इलोंगेट्स मोर देन कास्ट आयरन। अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चों, होता क्या है कि इसने बोला कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये कहानी है, ये जो कहानी है ये आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट तक है जो चलेगी। ठीक, अब प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वो दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन वो कहता है कि जो स्ट्रेस है वो सेम है, सेम स्ट्रेस हो जाती है आपकी दोनों रॉड में। तो स्ट्रेस सेम है तो मान लो हमने ये बात कह दी, ये मेरी स्ट्रेस सेम हो गई। अब मुझे पता है यंग मॉडुलस माइल्ड स्टील का ज़्यादा है, तो माइल्ड स्टील का जो स्लोप है वो ज़्यादा होगी। ये हो गया हमारा माइल्ड स्टील का, और कास्ट आयरन की स्लोप कम है क्योंकि उसका यंग मॉडुलस कम है, तो ये हो गया कास्ट आयरन की। ये आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट है माइल्ड स्टील की, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है कास्ट आयरन की। ये प्रोपोर्शनल लिमिट किसकी है, कास्ट आयरन की। ये प्रोपोर्शनल लिमिट किसकी है, माइल्ड स्टील की। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, क्या डिफॉर्मेशन माइल्ड स्टील का ज़्यादा है? क्या डिफॉर्मेशन माइल्ड स्टील का ज़्यादा है? कास्ट आयरन का मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कास्ट आयरन का यहाँ से यहाँ तक है और माइल्ड स्टील का सिर्फ इतना है। तो हम क्या कहेंगे कि जो डिफॉर्मेशन होगा कास्ट आयरन का वो ज़्यादा होगा माइल्ड स्टील से। ये कौन से डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है बच्चों? ये बात कर रहा है ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि बात की जा रही है सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक की, बात की जा रही है सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक की, और प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमेशा इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया होता, सपोज अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया होता तो आंसर होता इसका कि माइल्ड स्टील की जो रॉड है वो ज़्यादा इलोंगेट करेगी। क्यों? क्योंकि माइल्ड स्टील में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो जाता है बच्चों, कास्ट आयरन में नहीं होता। कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल होता है, ये आपका ब्रिटल मटेरियल है।
ठीक है। और ये आपका डक्टाइल है, माइल्ड स्टील क्या है, ये डक्टाइल है। तो इसमें क्या होगा, मोर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मोर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। ये आपका हो गया स्ट्रेस का स्केल, यहाँ स्ट्रेन का स्केल हो गया। तो बच्चों बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। आंसर क्या होगा हमारा बताओ, आंसर होगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की जो रॉड है वो ज़्यादा इलोंगेट करेगी माइल्ड स्टील से। आंसर होगा हमारा सी, आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। आंसर होगा हमारा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इन क्वेश्चनों से, इसीलिए गेट में पूछा हुआ है, इसीलिए गेट में पूछा हुआ है। आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टील बार ऑफ 40 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड। एक्सियल कंप्रेसिव लोड है 200 किलो न्यूटन का, और लेंथ कितनी दी है बार की, ये रखिए 2 मीटर। ई की वैल्यू आपको गिवन है 200 गीगापास्कल। ये माइल्ड स्टील ही होता है, ध्यान रखना बच्चों। ई की जो वैल्यू है ये माइल्ड स्टील ही होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, ये क्या होगी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स है। एक्सपेंशन तब होता है जब टेंसाइल फोर्स होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, डेल्टा एल क्या होगा बताओ, होगा माइनस के पी एल बाय ए ई, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा बताओ, एरिया ए कितना है 40 इंटू 40 mm स्क्वायर। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो ऐसा बना सकते हैं। ये मेरा फोर्स लगा हुआ है, सॉरी फोर्स जो लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है। ये लेंथ हो गई मेरी एल, ठीक है। तो ठीक है, बस ई की वैल्यू कितनी है 200 गीगापास्कल। 200 गीगापास्कल कितना होता है 10⁻³ मेगापास्कल। एल कितना दिया हुआ है 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब क्या है 2000 mm। तो डेल्टा एल यहाँ से हम निकाल लेंगे। माइनस पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है आपका 200 न्यूटन, सॉरी 200 किलो न्यूटन दिया हुआ है। पी कितना दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन। तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन में चेंज करना है, बताया था मैंने, ठीक है। लेंथ कितनी आ जाएगी 2000 डिवाइड ई कितना है 2 इंटू 10⁵, ठीक है। और ए कितना है 40 इंटू 40, ठीक है। तो बच्चों 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 0 0 काट देते हैं, 1 2 और कितनी है 7 0 है, तो 2 और 3 5 और 2 7। ऊपर कितना बचा 40, नीचे कितना बचा 2 इंटू 8, ये कितना आया 20। ये कितनी आ गई वैल्यू बच्चों, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाय 2। गलत तो नहीं हो गया कहीं, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है कहीं, सॉरी। यहाँ पर क्या है 2 और आएगा, ये 16 होगा ना, यहाँ पर 2 और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1.25। नेगेटिव क्या आएगी क्योंकि नेगेटिव साइन साथ में था, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1.25। आंसर हो जाएगा आपका ए।
ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन 1.25। ठीक है, ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। गेट में आया हुआ है 2013 में, ठीक है, और SSC JEE में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर अदर्स JEE एग्ज़ाम। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर अदर्स JEE एग्ज़ाम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, ए रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स P as shown in the figure below. If the Young modulus of materials varies linearly, important है linearly, ठीक है, E1 to E2 along the length of rod, the normal stress developed at the section। बच्चों यहाँ पर एक बात समझनी है, मैंने आपको बताया क्या है, यंग मॉडुलस क्या है। यंग मॉडुलस है प्रॉपर्टी, ठीक, ये कभी चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज। पर इस क्वेश्चन में तो कह रहा है कि चेंज हो रहा है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। ये जो हम कहते हैं ना कि ये प्रॉपर्टी है, कभी चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ है, याद रखना बच्चों, ये किसके लिए है, ये सिर्फ है होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए। होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए होता है सिर्फ, बाकी प्रैक्टिकली आपका यंग मॉडुलस चेंज होता है, चेंज होता है, ध्यान रखना बच्चों, चेंज होता है। अगर होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बात नहीं करते तो ये चेंज होता है, ध्यान रखना। कैसे? प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो वही कह रहा है वो कि ये चेंज हो रहा है, कि लीनियरली चेंज हो रहा है, यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था। ठीक है, तो अब बात समझने की ये है क्या, कि अगर सही से समझा जाए कि यहाँ तो ये होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक नहीं है, पर स्ट्रेस क्या होती है बच्चों, स्ट्रेस तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्ट्रेस तो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होता यंग मॉडुलस से। इंटरनल रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज, नहीं डिपेंड करती है। इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे। कौन सा? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स कौन सा? अट्रैक्शन, जो किसके बीच में लग रहा होगा, जो एटम्स के बीच में लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, P/A। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दिया हुआ है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है तीनों। कुछ नहीं होता ऐसा, सिर्फ फोर्स अपॉन। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस एज पे देखना, इस एज पे ये जो है, ये जो है, ये यहाँ एरिया बराबर है, यहाँ भी एरिया बराबर है, यहाँ भी एरिया बराबर है, यहाँ भी फोर्स बराबर है P, यहाँ भी फोर्स बराबर है P, और यहाँ भी फोर्स बराबर है P। तो P जब दोनों जगह पे बराबर है, एरिया दोनों जगह पे बराबर है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बराबर हो जाएगा σ1 बराबर σ2, दैट इज P/A। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ बच्चों, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्लियर है?
क्लियर है हाँ या ना बताओ जल्दी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको किसी एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है। और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके बेसिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने डाला था। क्वेश्चन का सलूशन देखें क्या पूछा है। इस सर्कुलर बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स, कितना लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन एक्स डायरेक्शन में। द डायमीटर लेंथ ऑफ द बार कितना है 20 एंड 40 mm रिस्पेक्टिवली। तो फोर्स कितना दिया हुआ है, पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन क्या होगा 10 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। लेंथ कितनी दी है, लेंथ रखी है 20 mm, ठीक है। और सॉरी लेंथ नहीं है वो डायामीटर है, वो डाया है। तो डाया हमें दे रखा है 20 mm, लेंथ हमें दे रखी है 40 mm। पूछा क्या है एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी P अपॉन एरिया। P कितना है 10 इंटू 10 की पावर 3, एरिया कितना होगा π/4 d स्क्वायर। तो 10 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय π/4, d कितना है, d है 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 31.48 मेगा पास्कल। ये आपका आंसर आएगा, आंसर ए, ठीक है बच्चों। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये आंसर है, ये स्ट्रेस का आंसर है पहला, ठीक है 31.48 मेगा पास्कल। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट में क्या पूछा है टेंसाइल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो हम क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होगा बताओ बच्चों, स्ट्रेस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी स्ट्रेन के। तो स्ट्रेन पूछा है तो अगर ये टेंसाइल स्ट्रेस हो तो ये टेंसाइल स्ट्रेन होगी। तो टेंसाइल स्ट्रेन कितना आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस। टेंसाइल स्ट्रेस कितनी आई थी 31.48 मेगा पास्कल। ई कितना दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल, यानी कि 200 इंटू 10 की पावर 3 मेगा पास्कल। कैंसिल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 0.0015, ठीक है। ये आपकी आ गई टेंसाइल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये आ गई आपकी टेंसाइल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या पूछा है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में पूछा है ये कौन सा, ये थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट में पूछा है डिफॉर्मेशन इन mm। तो आपको पता है टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये होता है डिफॉर्मेशन, ये होता है डिफॉर्मेशन। तो चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन इनटू लेंथ। ये कितनी आई थी 0.0015, लेंथ कितनी रखी है 40। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.00636 mm। ये डिफॉर्मेशन आ गया सी पार्ट का। नेक्स्ट पूछा क्या है इफ़ डायमीटर ऑफ द बार इज 15 mm आफ्टर द डिफॉर्मेशन देन फाइंड द स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन। फाइंड द स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है, फोर्थ ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन कह रहा हूँ, फोर्थ वाले पार्ट में पूछा है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होगी बच्चों, लेटरल स्ट्रेन होती है डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। डेल्टा डी क्या होगा डी ऑफ फाइनल माइनस डी ऑफ इनिशियल डिवाइड बाय डी ऑफ इनिशियल। फाइनल कितना है, फाइनल हमारा ये कितना है, ये हमारा फाइनल डाया है। इनिशियल डाया कितना है 20 mm। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल डाया 15 माइनस 20 डिवाइड बाय
20, ये वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइड बाई 20, दैट इज़ -1/4। तो जो लेटरल आपका ये आ गई स्ट्रेन वो कितनी आ गई -0.25, ये आपका आ गया। ये नेगेटिव क्या आएगी बच्चों, ध्यान रखना, ये क्या आएगी नेगेटिव है, क्योंकि ये लेटरल है। लेटरल हमेशा क्या होगी नेगेटिव, लेटरल क्या होगी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा इजी है। रेक्टेंगुलर बार है जिस पे एक्सियल टेंसाइल फोर्स कितना लगा हुआ है, पी सबने कैलकुलेट कर ही लिया हुआ है वैसे तो, 50 किलो न्यूटन का है। तो 50 × 10⁻³ न्यूटन। लेंथ कितनी दी है 100 mm, बी कितना दिया है 40 mm, ठीक है, यहाँ 40 होगा, और एच जो है वो दे रखा है 60 mm। फाइंड दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लेंथ कितनी दे दी, जब लेंथ बढ़ गई 150 हो जाती है, ठीक है, बी कितना हो जाता है 20 mm और एच हो जाता है 50 mm। तो ये इनिशियल लेंथ है, ये इनिशियल बी है, ये इनिशियल है। फाइनल लेंथ कितनी आई 150 mm, फाइनल बी कितना आया 20 mm, और फाइनल एच आ गया आपका 50 mm। पूछा क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछी है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं बच्चों, यूनी एक्सियल लोडिंग का केस है, यूनी एक्सियल लोडिंग का केस है। मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी वो क्या होती है, वो स्ट्रेन होगी एक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेन होगी वाई डायरेक्शन में, स्ट्रेन होगी जेड डायरेक्शन में, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या होगी एक्स डायरेक्शन में बताओ, ये क्या है, ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ये क्या होगी, ये होगी लेंथ ऑफ फाइनल माइनस लेंथ ऑफ इनिशियल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ इनिशियल, प्लस एप्सिलॉन बाई क्या होगा, एप्सिलॉन बाई होगा एच ऑफ फाइनल माइनस एच ऑफ इनिशियल, एच ऑफ इनिशियल, और ये हो जाएगा बी ऑफ फाइनल माइनस बी ऑफ इनिशियल डिवाइड बाय बी ऑफ इनिशियल। ये सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, ये सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। तो यहाँ हम वैल्यूज़ रख के इसका आंसर निकाल लेंगे। ये क्या आ जाएगा आपका 150 माइनस 100 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका 100, प्लस ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 50 माइनस 60 डिवाइड बाय 60, प्लस ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 40। इसको सॉल्व करना, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। स्ट्रेन है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये कितना आ जाएगा, चलो ये देख लेते हैं, ये 50 आया, ये 100 आ गया, ये कितना आ जाएगा -10 डिवाइड बाय 60, ये कितना आ गया -20 डिवाइड बाय 40। ये वैल्यू आ गई 1/2, ये आ गई 1/6 और ये आ गई 1/2। तो 1/2 से तो 1/2 कट गया, तो वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/6। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आई बच्चों, ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया आपका कितना आया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया 1 - 1/6। ये आपका आंसर हो गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आया -1/6, ठीक है। अच्छा, फिर क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेस इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। तो अब एक्स डायरेक्शन में बताओ स्ट्रेस कितना है, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा P/A। एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स लगा हुआ है हमारा, एरिया कौन सा होगा बच्चों, एरिया होगा ये वाला, एरिया क्या होगा ये वाला। तो P कितना दिया हुआ है 50 × 10⁻³। एरिया कितना होगा बताओ, ये डायमेंशन कितनी है, ये डायमेंशन है 40, ये डायमेंशन है 60। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 60 × 40। mm में है तो ठीक है, इसको हम देख लेंगे, एक से एक जीरो चले गया, ये 2 जीरो चले गए, यह आ गया ऊपर 100, नीचे आ गया 24। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, राउंड ऑफ कर लेंगे,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4.8, ठीक है, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। ये आपकी स्ट्रेस हो जाएगी इतने मेगा पास्कल। आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है। आंसर तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में। ठीक है, आंसर मैंने दिए नहीं है इसके। अब बताओ वाई डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस होगी और जेड डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस होगी, बताओ। जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस कितनी होगी, 0 होगी, नहीं होगी। जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स है, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है। वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है, नहीं। जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स है, नहीं। तो फिर स्ट्रेस भी क्या होगी, स्ट्रेस 0 होगी। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, अच्छा सॉरी, ऊपर 100 भी है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलसी मेरे पास नहीं है, प्रोसीजर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ये आ जाएगा, ये आएगी वैल्यू 1000/48 आएगी ना, ठीक है ना। तो ये 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 20 पॉइंट समथिंग मेगा पास्कल होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, नीचे पॉइंट था, मैंने पॉइंट को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 20 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या होगी, 0 होगी। वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि फोर्स है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो पार्ट हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट, ये हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट ना हो। अब आपके क्लास असाइनमेंट भी सारे कंप्लीट हैं। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट लाइव करेंगे बच्चों, वो लाइव करेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 2 के, और क्लास असाइनमेंट जो हमारे हैं चैप्टर 2 के, उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।